सबसे पहले तो मैं सारों को ये बताना चाहता हूं इस टाइम पे कि मार्केट्स विल बी वेरी वेरी चॉपी। ये जितना मैं वेरी वेरी कर रहा हूं, चॉपी जो मैं बोल रहा हूं, प्लीज इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि मार्केट्स में हालत वैसी होगी जैसे 2008-9 के आसपास हुई थी। यानी कि फास्टन और सीट बेल्ट, जो मैं पिछले 2-3 महीने से कह ही रहा हूं। अक्टूबर से निफ्टी 18,600 था, वहां पे हमारी पहली डिस्कशन हुई थी कि लाइट होना है, परेशानियां शुरू हो रही हैं। फिर हमने उसका एक एक्सट्रैक्ट वीडियो यूट्यूब पे भी डाला, सारे लोगों को बताया कि नवंबर दिसंबर में क्या हालत रहेगी। जनवरी में मार्केट ने एक तरह से थम्स अप ऊपर की तरफ दिया, जस्ट टू ट्रैप मेनी पीपल जो रह गए थे, उनको खरीदने में मजबूर किया, और इसलिए हम बाहर रहे। और 18,300 400 पे आई थिंक 12 जनवरी के आसपास बोला भी कि भैया हो गया, यहां से नीचे ही दिखता है, और नीचे आई। हालांकि 2 दिन पहले मैंने ऐसा भी बोला है कि ब्रॉडली इंडेक्स निफ्टी ब्रॉडली कंफर्मेशन देती है कि ऊपर की तरफ जाएगी, मगर यहां पे मेरे वर्ड्स को थोड़ा समझिए। पॉइंट नंबर 1, मैंने निफ्टी बोला है ब्रॉड इंडेक्स की, यहां से ब्रॉडली ऊपर जाते हुए दिखता है, मगर स्टॉक्स की कंफर्मेशन मैंने अभी भी नहीं बोली है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 18,600 से जो जर्नी 16,800 तक की हुई है, इस जर्नी में आप सोचो कई स्टॉक्स 30-40% टूटे हैं। तो यहां पे, हालांकि आपने आपको पता ही होगा कि कई लोग आप में से जो सीएक्सओज नेटवर्क में भी हैं या इंडस्ट्री नेटवर्क में है, मैं वहां पे यही कह रहा था कि लाइटन योर पोर्टफोलियो, लाइटन योर पोर्टफोलियो, लाइटन योर पोर्टफोलियो। ये अब जाके मैंने मैसेज डाला 2 दिन पहले कि भैया अब यहां से वी कैन डेवलप आवर पोर्टफोलियो। हालांकि उसमें मैंने एक और वर्ड लिखा है, अमिडस्ट वॉलिटिलिटीज। इसका पर्पस क्या है बताने का, कि यहां से हम पोर्टफोलियो डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये निफ्टी का बॉटम है। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि यहां से हम एक्सरसाइज करनी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहां से अगर निफ्टी और नीचे आएगा तो हमारे पास एवरेज एट द राइट लेवल करने के मौके बनेंगे। यानी कि इसका मतलब ये, आई रिपीट माय 2 सेंटेंसेस। पहला, निफ्टी ने कंफर्मेशन दिया है ब्रॉडली बढ़ने के लिए, मगर स्टॉक्स ने अभी इमीडिएटली नहीं दिया है। पॉइंट नंबर 2, कंफर्मेशन देने का मतलब ये नहीं है कि वो नीचे का बॉटम लगा गया, नहीं। अभी भी इट विल बी वेरी वॉलेटाइल, तो हो सकता है उसके नीचे ऊपर चलता रहेगा। जिसका मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब 18,600 पे लोग खरीद रहे होंगे तो वो तो घुस गए, परेशान हो गए, मगर यहां पे 16,800 पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी बनती है टू डेवलप आवर पोर्टफोलियो, और अगर और नीचे गिरेगा तो हमें और मजा है। रीजन क्या है, हम यही तो बार बार कह रहे हैं कि अपने को जितना सस्ता मिले उतना मजा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो वॉलेटिलिटी है, ये जो फास्टन और सीट बेल्ट करके जो मैंने अक्टूबर के महीने से बोला कि ये अप्रैल के महीने तक रहेगा, अभी भी अप्रैल आया नहीं है। फरवरी, मार्च, अप्रैल की जो दुखद पीरियड है, जहां पे लोगों को अभी भी बाहर निकालेगी मार्केट, स्टॉप लॉसेस लगवाएगी, रिटेल नए नए इन्वेस्टर्स को बाहर निकालेगी, कई 30 मार्खाओं को बाहर निकालेगी, त्राही त्राही माम होगा। उसके बाद मार्केट बढ़नी शुरू होगी। एंड इसका मतलब यह है कि वाइल निफ्टी में कंफर्मेशन आया है विद वॉलेटिलिटी, स्टॉक्स में नहीं आया का मतलब क्या है, आम लोग देखेंगे निफ्टी बढ़ रहा है। आम लोगों को तो शेयर्स की स्टडी नहीं है आम लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, शेयर्स में लगाते हैं, वो देखेंगे निफ्टी बढ़ रहा है, भाई हम भी म्यूचुअल में लगा देते हैं, हम भी शेयर्स में लगा देते हैं, मगर ओवरऑल शेयर्स टूट रहे होंगे। कभी एक दिन किसी को तोड़ दूंगा, कभी दूसरे दिन किसी को तोड़ दूंगा। यानी कि शेयर्स विल बी अगेन मैनेज्ड ओवर द काउंटर, जैसे कि अगस्त से अक्टूबर का जमाना था। जो लोग पुराने जुड़े हुए, आई एम श्योर वो कोरिलेट कर पाएंगे ये लैंग्वेज मेरी। एंड इसका मतलब ये, यहां पे हमारे जो पोर्टफोलियो एजुकेशन साइड है, यहां पे हमारे पास 3 तरह के मेजरली लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। पहला पॉइंट, पहले वो लोग हैं जिन्होंने 2016-17 में अपने हाथ जलाए थे चाइना क्राइसिस में, और वो तब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि चाइना क्राइसिस में उन्होंने हाथ कहीं जलाए होंगे, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, एंड वो यहाँ पे आए पोर्टफोलियो एजुकेशन में कि यहाँ पे एटलीस्ट सीख के करेंगे, यार अब करना तो है ही है, करना तो पड़ेगा ही, तो सीख के करेंगे। फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 2019 का क्राइसिस बॉन्ड मार्केट का देखा, एंड तब वो यूट्यूब की वीडियोस को देख देख के कई लोग यहाँ पे आए और पोर्टफोलियो एजुकेशन में जुड़े, एंड
उन्होंने को भी लगा कि सीखना है, यानी कि ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कैटेगरी ऑफ पीपल कौन है? जिन्होंने रिसेंटली मैसिव बुल रन के बाद जिन्होंने हाथ जलाए हैं, यानी कि बुल रन में नहीं, बुल रन में तो बहुत बढ़िया हो गया, मगर कई लोग बुल रन में निकले ही नहीं। कई लोग म्यूचुअल फंड में अभी भी बैठे हुए थे, क्योंकि उनको कहा जा रहा था म्यूचुअल में लगे रहो, अभी तो सेंसेक्स 1 लाख जाएगा, टीवी पे आ रहा था ना जमाना, तो इसलिए म्यूचुअल फंड में कई लोग घुसे रहे, कई लोग शेयर्स में घुसे रहे, एग्जिट ही नहीं कर पाए 18,600 पे। एंड अभी रिसेंटली हमारे नेटवर्क ग्रुप से कई लोग जुड़े हैं जिनके शेयर्स प्रॉफिट में थे, आज वो कहते हैं सर प्रॉफिट था, आज लॉस में खड़े हैं, तो क्या अब भी निकल जाए? पॉइंट ये है कि लर्निंग होती, एग्जिट निकल जाते हैं, एग्जिट वो राइट टाइम पे ले ही नहीं पाए, यानी दूसरे तरह के वो लोग जिन्होंने मैसिव बुल रन के बावजूद अब जाके हाथ चलाए। तीसरे लोग वो जो जुड़े हुए हैं, वो हैं जो जेन्युइनली लर्न करने आए हैं यहाँ पे कि पोर्टफोलियो को एज अ करियर पाथ कैसे बना पाए। मेरा पर्पज यही, जितनी भी 3 कैटेगरीज मैंने बताई हैं, कोशिश करो कि आप तीनों में से कोई भी कैटेगरी के हो, 16-17, 2019 क्राइसिस या रिसेंटली क्राइसिस या जेन्युइनली एजुकेशन, एजुकेशन को प्लीज साथ में लेके चलना, क्योंकि एजुकेशन जो हम लेंगे, यहां से आपकी आंखें खुली रहेंगी कि मार्केट कहां जा रही है, नहीं तो आप परेशान होगे, और परेशान होगे तो आप मेरे को भी परेशान करोगे और खुद भी परेशान अपनी फैमिली के साथ होगे। तो इसलिए ये मैसेज के साथ अब मैं कुछ आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने ब्रॉडली बताया कि मार्केट्स जो हैं, इट विल बी वेरी वेरी बम्पी ड्यूरिंग सच रिकवरी फेज, मगर अब मैं इसको कोरिलेट करता हूं, एंड कोरिलेट करने के लिए मैं आपके साथ ऐसा करता हूं, शेयर द स्क्रीन करता हूं। यहाँ पे स्क्रीन शेयर आपको आई थिंक हो रही होगी, एंड यहाँ पे गूगल किया, गूगल पे मैंने सिंपल सेंसेक्स चार्ट डाला, सेंसेक्स चार्ट में मैंने मैक्सिमम किया, ये 2008 का पीक था, ये हालांकि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दिख रहा, 22,500 था, वैसे 22,500 है, यहाँ पे आपको 20,827 दिख रहा है, मगर आप और थोड़ा फाइन ट्यून करोगे 22,476 के करीब आएगा। ये 2008 था, ये देखिए दोबारा पीक आया था बॉटम से, ये देखिए बॉटम से दोबारा पीक आया था, कहां तक? वही 22,500 तक ही आया था, आप दोबारा फाइन ट्यून करेंगे मिलेगा। इसका मतलब ये, अभी पीक क्या था अक्टूबर में? 18,600, 18,600 से दोबारा पीक क्या आया? 18,350। उसके बाद ये पेन वाला एरिया शुरू हुआ, पेन वाला एरिया देखिए, 2014 तक वो 22,500 ही रहा, 2014 तक, यानी सोचो 2008 से लेके 2014 तक ब्रॉड निफ्टी टूटी नहीं ज्यादा, ये देखो टूटी नहीं ज्यादा, क्यों? ताकि लोग पैसा लगाते रहे म्यूचुअल फंड में, इक्विटीज में, टूटी नहीं ज्यादा। मगर इस जमाने में सारे इक्विटीज नहीं चले, सारे म्यूचुअल फंड नहीं चले, सारे कई इक्विटीज को तोड़ा गया, आप वो इंडिविजुअली मैंने आपको दिखाया भी है कई बार, और वो आप देख भी सकते हैं बार बार। फिर उसके बाद मोदी साहब आए और यहां से 30,000 तक चला गया सेंसेक्स, मगर फिर ये क्राइसिस आया, चाइना क्राइसिस, जिसके बाद आप में से कई लोग हमारे साथ जुड़े पोर्टफोलियो एजुकेशन में, जिन्होंने वहां पे हाथ जलाए। एंड आप देखो यहां पे भी बॉटम कितना था, मोटा मोटा वही 24,500, हार्डली कुछ भी नहीं बढ़ा। फिर उसके बाद ये रैली आई, ये रैली अब क्यों आई, इसको कोरिलेट कर रहा हूं मैं आपके साथ। यूएस में जब क्राइसिस आया था, फेड क्राइसिस या जो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं, जो आप सारों को पता है, सब प्राइम क्राइसिस, उसके बाद यूएस ने लिक्विडिटी छापी थी 2013 तक। जैसे अभी यूएस ने लिक्विडिटी कोविड क्राइसिस में 2020-21 में 1.5 ईयर में भरमार लिक्विडिटी छापी, उस जमाने में यूएस ने 2008 से लेकर 2013 तक लिक्विडिटी छापी थी। उसके बाद 14 से लेके 16 तक उसने टेपरिंग करा था। टेपरिंग मतलब उसने क्वांटिटेटिव ईजिंग जो लिक्विडिटी थी उसको धीरे धीरे करके कम करना शुरू किया, कम करना धीरे धीरे करके, जो कि अब यूएस क्या कह रहा है कि यूएस कह रहा है कि हम टेपरिंग शुरू करेंगे और जल्दी खत्म कर देंगे, यानी कि 3-4 महीने में उसका मूड है खत्म करने का। उस जमाने में कितना टाइम लगाया था उसने? 2 साल लिए थे। उस जमाने में उसने लिक्विडिटी पंप करने में कितना साल लगाए थे? 5 साल लगाए थे।
5 इयर्स 2008 से लेकर 2013 तक यूएस ने अप्रोक्सीमेटली $4 ट्रिलियन छापे थे। 2021 में यूएस ने ऑलरेडी टिल डेट अप्रोक्सीमेटली $8 ट्रिलियन छाप चुका है। डिफरेंस देख रहे हैं। फिर जब उसने टेपरिंग करनी शुरू करी, जब उसने क्वांटिटेटिव ईजिंग कम करना शुरू किया, लिक्विडिटी कम करना शुरू किया, तो 2014 से 16 में ये क्राइसिस आया। ये 2014 से 16 का क्राइसिस है। देखिए जो टूटा है, ये चाइना क्राइसिस कह लो, इसको लिक्विडिटी टेपरिंग कह लो, जो मर्जी कह लो। अब यूएस 2 साल नहीं लगाएगा। यूएस क्या कह रहा है, 4-5 महीने में कर दूंगा मैं। यानी कि सोचो, जो हालत लोगों को 2014 से 16 में थोड़ा टाइम लगा था हालत में, यहां पे 4 महीने में तो ऐसे त्राही त्राही माम हो जाएगी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। मगर उसके बाद 2016 के बाद यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू करे थे, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू करेंगे तो उसके अंदाजन थोड़े महीनों के बाद हमारी धीरे धीरे करके मार्केट स्टेबल होते होते बढ़ने लग गई। आप सोच रहे हो बढ़ने लग गई, यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो हमारे यहां से तो पैसा जाना चाहिए। ये सब ज्ञान ना अखबारों में आता है, ये सब ज्ञान टीवी पे आता है। ये सब ज्ञान इसलिए आता है कि भैया अब यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो इंडिया से पैसा जाएगा, तो इसलिए तुम बेच दो अपने शेयर्स, क्योंकि पैसा जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को खरीदना होता है। ये सब टेम्पररी जॉल्ट होता है, 2-3 महीने का जॉल्ट होता है, ताकि हम जैसे शरीफ लोग बेच दें और वो जो बड़े बड़े लोग हैं वो खरीद लें, और उसके बाद हम देखते ही रह जाएं और मार्केट बढ़ती चली जाए, और फिर हम जैसे जो शरीफ लोग होते हैं हम फिर पीक पे खरीदते हैं। तो अब यहां पे मैं जो आप सारों से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, इस टाइम पे मार्केट में सेम पोजीशन है। एंड सेम पोजीशन का मतलब अभी जो टेपरिंग होगी, जो उस टाइम पे 2 साल लगे थे, अभी टेपरिंग को 4-5 महीने लगेंगे। जितने महीने, 3-4-5 महीने, उस टाइम पे मार्केट ऐसे ऐसे होगी, फड़फड़ाएगी। जितने लोग हैं उनके स्टॉप लॉसेस लगाएगी, जो लोग परेशान करेगी, तभी तो परेशान होकर लोग बाहर निकलेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स निकलेंगे। तो इसका मतलब ये अभी भी कई लोगों के मार्केट में स्टॉप लॉसेस नहीं लगे हैं, जो मुझे उम्मीद है अगले 3-4-5 महीने में लगेंगे, और लगेंगे तो लोग बाहर निकलेंगे और बड़े बड़े लोग खरीदेंगे। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि निफ्टी का बॉटम अभी मेरे को नहीं दिखा है, कंफर्मेशन दिखा उठने का। यानी ब्रॉडली अब हम पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं, मगर पोर्टफोलियो के शेयर्स ने अभी कंफर्मेशन नहीं दिया है, बारिंग फ्यू 5-7 शेयर्स हैं जिन्होंने कंफर्मेशन दिया है। अब इसी के पर्सपेक्टिव से जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसका मतलब ये, जब ये टेपरिंग होगी तो वॉलेटिलिटी होगी, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी और होगी, मगर उसके बाद स्मूथ जर्नी है। और उसके बाद अगर आप देखें 2016 के बाद हमारे इंडिया का सेंसेक्स भी 25,000 से 40,000 तक गया। यानी कि देयर वॉज अ बुल रन आफ्टर द यूएस स्टार्टेड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। हम भी उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी लिक्विडिटी को रोका जाएगा, तोड़ा जाएगा, टेपरिंग होगी, फिर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो थोड़ी सी और वॉलेटिलिटी होगी, मगर उसके बाद जर्नी स्मूथ होगी। सिंस उसके बाद जर्नी स्मूथ होगी, तो मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे फासन योर सीट बेल्ट्स, यहां पे डर मत जाना, क्योंकि यहां पे मार्केट डराएगी कि बाहर निकल, छोड़ दे मार्केट में लगाना, छोड़ दे शेयर्स, छोड़ दे इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि मार्केट आपको डराएगी। आप बाहर निकलो तभी मार्केट खरीदेगा। और ये आपने कई बार सुना भी होगा, कई लोग कहते हैं ना, वॉरेन बुफे साहब कहते हैं, बी ग्री व्हेन द मार्केट इज फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी। वही कहानी आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लाइव जीने की कोशिश करो। पोर्टफोलियो एजुकेशन में जो आप सीख रहे हैं ना, ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस बनेगा, जो आज हो रहा है, जो ये पिछले 1 साल से हो रहा है, और अगले 6 महीने 1 साल और होगा। ये वही एक्सपीरियंस है जो हमने एक्सपीरियंस लिया 2008 के क्राइसिस में, वाइल वर्किंग विद आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, डेरिवेटिव्स में। हमने वो एक्सपीरियंस जो लाइव लिया ना, तब जाके हमें समझ आई मैच्योरिटी। ये आपको गोल्डन मौका है। म्यूचुअल फंड में जब हम लगाते हैं ना, तो नॉर्मली हमें ये जो उस टाइम के जो इंपैक्ट था ना नेगेटिव वाला, वो आपको दिखा नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब हम लगाते हैं तो हमें ना नैव दिखता है, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? म्यूचुअल फंड में कई शेयर्स होते हैं, 100 से ज्यादा शेयर्स होते हैं, और उसका एक नेट एसेट वैल्यू होता है जिसमें कई शेयर्स 30-30% टूटे होते हैं।
कई शेयर्स 5-5% टूटे होते हैं, मगर एवरेज हमें नैव दिख रहा होता है और साथ में वो रिलेशनशिप मैनेजर हमें क्या कह रहा होता है, गुड टाइम टू एवरेज। टीवी वाला क्या कह रहा होता है, गुड टाइम टू एवरेज। हमें वो ब्रोकर फोन करके कह रहा होता है, सर अभी नहीं लगाओगे तो तड़पोगे, लगा लो। इसलिए वो सिप का कॉन्सेप्ट आया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एंड सिमिलरली शेयर मार्केट में भी जो लोग पीएमएस के थ्रू लगाते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू, जब वहां पे भी पोर्टफोलियो टूटे होते हैं ना, 30-40% टूटे होते हैं, तो वहां से भी फोन यही आता है, सर गुड टाइम टू एवरेज, यानी कि अब तो लगाना बनता है। यानी कि वहां पे पॉइंट ये होता है कि हम जो चीज नहीं समझते वो ये है कि हर लेवल पे एवरेज नहीं करना होता, इंतजार करनी होती है हमारे लेवल की, जो कि आपने देखा हमने कई शेयर्स में कितनी इंतजार करी है। हमने वेट करा कि रिलायंस यहां आएगा तो खरीदेंगे, हमें माइंड ट्री उससे भी सस्ता मिला जितना हम सोच रहे थे, हमें एम्फेसिस उससे भी सस्ता मिला जितना हम सोच रहे थे। यानी कि ये मौके हैं, ये मौके में एवरेज करने वाला होता है, हर लेवल पे एवरेज करने का नहीं होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई लोगों में से आते हैं, सर गुड टाइम टू एवरेज। अरे यार नॉलेज ले रहे हो, नॉलेज के बेसिस पे लेवल्स की डिस्कशन हो रही है। जो लोग वीकेंड पे आते हैं, बैच 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, तो एटलीस्ट जब आप सीख रहे हो तो सीख के पूछो ना, ऐसा क्यों बोलते हो मार्केट टूट के सर एवरेज कर ले। हर मार्केट टूटने पे एवरेज नहीं करना, नहीं तो एवरेज हो जाओगे जिंदगी में। ये हमें सिखाया गया है, ये हमने नहीं करना है। एंड साथ में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कई शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको हम एवरेज इसलिए करते हैं ताकि उसमें एवरेज करके हमारे प्राइस, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्राइस कम हो जाए, ताकि हम उसको एग्जिट कर दें। आपने देखा होगा कई शेयर हम एवरेज करते हैं और जब मैं वो ब्रेक इवन आता है मैं कहता हूं बाहर निकलो, और देखो बाहर निकलो के बाद क्या हालत होती है शिव। हाँ, कई शेयर्स को हम एवरेज करते हैं जिसकी हमें राइड लेनी है, जिसको हमें पोर्टफोलियो में राइड करना है, और आप देखोगे दोनों तरह के शेयर बहुत बढ़िया होते हैं। मगर ऐसा क्या हो जाता है कि एक शेयर को ब्रेक इवन पे निकाल रहा होता हूं और एक शेयर को मैं एवरेज करके उसको रन थ्रू कर रहा होता हूं। क्यों? क्योंकि उसका ट्रेंड अभी टेम्परली चला गया है, इसलिए बाहर निकलो, इसलिए उसको एग्जिट के लिए खरीदा जाता है, एवरेज किया जाता है। और किसी शेयर का ट्रेंड होता है, बरकरार होता है, इसलिए हम उसको एवरेज करते हैं, उसको होल्ड करने के लिए। यानी कि हर एवरेजिंग होल्ड करने के लिए, लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए नहीं होती है, कुछ एवरेजिंग हम एग्जिट करने के लिए भी करते हैं। और शेयर्स बराबर बढ़िया वाले होते हैं, यानी कि सोचो घटिया शेयर भी नहीं है, मगर फिर भी मैं कह रहा हूं एवरेज करो और एग्जिट कर दो। आप सोचते होगे, मगर कई लोग जो पुराने जुड़े हैं उन्होंने देखा है कि उसके बाद शेयर कैसे धमाकेदार टूटता है। अब यहां पे पॉइंट ये है बड़ा इंपॉर्टेंट कि आप में से कई लोगों ने ना सेकंड वीडियो जो हमने पोर्टफोलियो एजुकेशन की बनाई है और आपको दी है ना, वो आपने नहीं देखी। फर्स्ट वीडियो तो चलो सिंपल है, अबाउट पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज, वो ना भी देखो। सेकंड वीडियो में तो पूरा पोर्टफोलियो की डिटेल्ड डिस्कशन है, पूरी कहानी बताई है, पूरी राम कहानी बताई, 1.5-2 घंटे लगाए। वो अगर आपने नहीं देखी है तो आपका और मेरा साइकोलॉजिकल लेवल मैच नहीं होगा इनिशियल लेवल पे। इनिशियल लेवल पे मैच होगा तभी तो आप लर्निंग करोगे ना, इनिशियल लेवल की मैचिंग चाहिए। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मगर उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज मैं रिपीट कर रहा हूं आज। आपने सुना होगा उसमें मेरा कहते हुए, पोर्टफोलियो ऐसा हो कि जब मार्केट बढ़ रही हो ना, तो हमारा पोर्टफोलियो मार्केट की रिटर्न को बीट कर दे, यानी कि जो बाकी ना दे पा रहे हो उससे बेटर हम कर दें। दूसरा, जब मार्केट टूट रही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्केट जब टूट रही हो, हमारा पोर्टफोलियो बाकियों से कम टूट रहा हो, और बाकियों से भी कम कितना, नॉर्मली मैंने लास्ट 3-4 क्राइसिस में देखा है, और आप में से कई लोग जो बैच 1 बैच 2 के रेदर, उनको तो पता ही है, यहाँ पे शायद पुराने दर्पण भाई हैं, कुछ लोग हैं, उन्होंने देखा होगा जब पोर्टफोलियो मार्केट का 50% टूटा होता है ना, हमारा पोर्टफोलियो अंदाजन 12% टूटा होता है, 14% टूटा होता है पूरा पोर्टफोलियो। जब मेरे को याद है 1-2 क्राइसिस पहले बड़े बड़े फंड मैनेजर जो हाउस है ना, फंड हाउसेस, उन्होंने अपोलॉजी की लेटर लिखी हुई अपने इन्वेस्टर्स को कि वी आर अपोलॉजीज, कि भैया हमसे संभल नहीं रही है कुछ भी। आप गूगल करो थोड़ा, विच फंड मैनेजर हैड अपोलोजाइज, गूगल करो, उसमें बड़े बड़े फंड मैनेजर के नाम आएंगे, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हूं। बड़े बड़े पीएमएस सर्विसेज के फंड मैनेजर दिग्गज लोग हैं, उन्होंने अपोलॉजी कर रखी है, क्योंकि 50% डाउन पोर्टफोलियोज उनके थे।
हम तब भी अंदाजन 15%, 18% मैक्सिमम डाउन पे थे। ये होता रिस्क मैनेजमेंट। इसलिए कई बार आप कहते हो एवरेज, यार 2 बार एवरेज करवाया, तीसरी बार भी करवा लेते। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट। गुजरात गैस क्यों नहीं एवरेज किया? रिस्क मैनेजमेंट पे वापस आ गया उस लेवल पे। 6 महीने पेन दी, मगर अपने को पता था एवरेज करके हम एग्जिट कर सकते थे, मगर अपने को पता था कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हमारे पोर्टफोलियो में गैस सेक्टर होना चाहिए था ना, यानी कि पोर्टफोलियो में कई सेक्टोरल एक्सपोजर होता है डिफाइंड। उसके तहत ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पोर्टफोलियो जब बढ़े तो बाकियों से ज्यादा हमारा बढ़े, जब पोर्टफोलियो टूटे तो बाकियों से कम हमारा टूटे। और साथ में जब हमारा टूट रहा हो ना, आपने देखा होगा जो लोग पुराने हैं, हमारे सारे शेयर्स नहीं टूट रहे होते, कुछ शेयर्स वहीं पे खड़े होते हैं और कुछ शेयर्स बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही पोर्टफोलियो या मार्केट फ्लैट होती है, हमारे एकदम से कुछ शेयर्स और उभर के आ जाते हैं। एंड आप ऑब्जर्व करोगे, ये लाइव चीजें सीख रहे हो आप, मगर थोड़ी सी विद नॉलेज रखनी है बस। कई लोग जो नॉलेज नहीं ले रहे, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, जो प्रैक्टिस नहीं करते, ऑब्जर्वेशन नहीं करते, एवरेज करने का सवाल पूछते, सर एवरेज कर, यानी कि ऐसा मत करो। ये मार्केट एवरेज वाली नहीं है, एवरेज के बाहर निकालने वाली मार्केट। एनालिसिस जो है ना अराउंड द पोर्टफोलियो, मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना, और शायद मैंने पहले ही बताया, बट मैं एक बार 3-4 मिनट इसके ऊपर और गुजारना चाहूंगा। नॉर्मली आपने जितने भी बेस्ट से बेस्ट फंड मैनेजर्स आप सुनते हैं, यूट्यूब आप करोगे तो मिल जाएंगे। मैं कई लोगों के नाम ले सकता हूं पर्सनली, जो लोग जानते भी हैं मेरे को। सौरभ है एक, जैसे मैकलस के सीएफए है, बहुत बड़ा फंड, आई थिंक 12,000 करोड़ फंड संभाल रहे हैं। आई थिंक नेहा जी आपका अनम्यूट हो गया, आपको म्यूट करना पड़ेगा अपने आप। यस सर। सो आइडली इसका मतलब ये मोकलस है, या लेटर से इवन भसीन साहब हैं, संजीव भसीन साहब हैं आईएफएल के, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी वेटरन पर्सन। नीलेश शाह भाई जो कोटक एएमसी संभालते हैं, कोटक का वेरी नॉलेजेबल पर्सन। इन सारों को जब आप सुनोगे, ये सारे लोग फंडामेंटल फंडामेंटल करते हैं। आप कभी भी इनको सुनो, ये हमेशा कहते हैं फंडामेंटली ये शेयर्स बहुत बढ़िया हैं, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट उछल, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स तो बोलते हैं, मगर हम उनसे और आगे जाते हैं, हम राइट लेवल पे खरीदते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर ये तीनों लोग कहते हैं ना कि एचडीएफसी बैंक फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, हम एचडीएफसी बैंक 1750 पे नहीं खरीदते, हम वेट करते हैं उसकी। अगर ये कहते हैं कि भैया फंडामेंटली एशियन पेंट्स बहुत स्ट्रांग है, हम फंडामेंटली एशियन पेंट्स की वेट करते हैं। आप चेक करना प्लीज, थोड़ी आरएनडी करो, यूट्यूब पे जाओ, मकलस सौरभ टाइप करो और ढूंढो कि भैया वो क्या करते हैं। जितने भी ईटी नाउ सीएनबीसी पे मकलस में से सौरभ आता है, वो हमेशा ये कहता है फंडामेंटली शेयर्स हैं हमारे पास, जो पूरा पोर्टफोलियो है जिसका हम पीएमएस करते हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, ये मार्केट उछलती रहेगी टूटती रहेगी। अभी रिसेंटली उनका एक और इंटरव्यू भी आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जब मार्केट क्रैश करी थी, कि हम प्राइसेस को नहीं देखते, हम तो कहते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जो 18% से ग्रो कर रहे हैं, 20% से ग्रो कर रहे हैं, हम तो उसी में रहते हैं। यानी कि प्राइसेस को देखते ही नहीं है। सोचो, हम उससे आगे देखते हैं, हम राइट लेवल देखते हैं, हम राइट लेवल टू एवरेज करते हैं। इवन नीलेश शाह भाई जो कोटक का पूरा फंड मैनेज करते हैं, उनको जब भी सुनोगे हमेशा क्या कहते हैं, सीएनबीसी में भी रिसेंटली दिवाली पे आए हुए थे, उन्होंने क्या बोला, सेम वही चीज कि भैया मार्केट तो टूटती रहेगी, कोई इशू नहीं है, मगर हम तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में, हम तो उसमें कहते हैं सिप लगा लो, एवरेज करते रहो। हम उससे आगे भी जाते हैं, हम क्या कहते हैं, एवरेज भी राइट लेवल पे करें। और फिर उसके ऊपर भी हम जाते हैं कि भैया ट्रेंड में है तो रखेंगे, नहीं है ट्रेंड में तो बाहर निकलना। हमें कौन सा लॉन्ग टर्म, हमने कौन सा कोई शादी करनी है किसी शेयर से, क्योंकि हम प्राइस टू बाय देखते हैं, यानी कौन से प्राइस पे खरीदेंगे, वेट करते हैं। आप में से कई लोग तो पुराने हो गए, उनको पता ही है, हम वेट करते हैं ये प्राइस आएगा तो खरीदेंगे। अभी भी देखो वेट कर रहे हैं अदानी पोर्ट की, 676 पे खरीदेंगे यार। अगर कैसा आदमी यार, 2 बार 760 जाता है, 770 जाता है, फिर भी ये कहता है 676 पे खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि 676 आएगा। कब नहीं आएगा? जब कंफर्मेशन देगा। जब कंफर्मेशन देगा तो खरीद ही लेंगे ना, एवरेज कर लेंगे। जब तक नहीं देगा ना, 676 भी आएगा, और अगर 676 पे भी कंफर्मेशन ना दिया ना, ये 650 भी देगा। इसलिए वेट करते हैं, इसलिए हम हर प्राइस पे एवरेज नहीं करते, वी वेट टू एवरेज फॉर दैट प्राइस जो अपने को पसंद है। फिर साथ में हम कुछ एवरेज क्यों करते हैं, एग्जिट करने के लिए। नॉट दैट कि वो शेयर अच्छा नहीं है, ये सारे शेयर्स, ये तीनों जो दिग्गज लोग हैं ना, आप इनके पोर्टफोलियो में देख लो, होंगे
मगर हम कई बार वो शेयर को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को पता सस्ता मिलेगा यार। बजाज फाइनेंस आपके सामने लेटेस्ट लाइव एग्जांपल, क्या करेक्ट लेवल पे बेचा, 2 दिन नहीं लगाया उसने भाई साहब 7,000 आने। देखा या नहीं देखा? अब कोई सोचे लॉन्ग टर्म बजाज फाइनेंस, ये सारे लोग नहीं बेचेंगे मगर हम बेचेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को दोबारा मिलेगा, दोबारा बेचेंगे बजाज फाइनेंस, क्योंकि अपने को पता है स्टेट हाईवे आएगा, नेशनल हाईवे आएगा तो भाई फड़फड़ाएगा, टूटेगा, नहीं टूटेगा ऊपर जाएगा तो तब दोबारा खरीद लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मगर 2-3 बार तो ऊपर जाके नीचे आएगा, ऊपर जाके नीचे आएगा, तो 2-3 बार की अपॉर्चुनिटी लेंगे ना हम। और अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, बैठे हैं फिर, अपने को पता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। वही कहानी। मैं इनफैक्ट आपको शायद जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको शीट दिखाता हूं। मैं आपको जस्ट एक सेकंड में अपनी एक शीट दिखाता हूं आपको, शायद देख के आपको थोड़ा और समझ आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो, अब ये जो मैं स्क्रीन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे आपको बड़ा क्लियर समझ आ रहा होगा जो मैं बार बार कहता हूं कि हमारे जितने भी पोर्टफोलियोज होते हैं उन पोर्टफोलियोज में एक तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितना उसका शार्प रेशियो है, कितना उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, कितना उसका बीटा है, कितना उसका ट्रेनर रेशियो है। एंड ये सिर्फ ये जो शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और ये ट्रेनर रेशियो सिर्फ स्टॉक्स के रिलेटेड नहीं होना चाहिए, पहले तो पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिलेटेड होना चाहिए। जिसके लिए जैसे मैं हमेशा आपको कहता ही हूं कि पोर्टफोलियो एजुकेशन जो गोल्ड है उसमें ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात हम करते हैं, ओवरऑल पोर्टफोलियो की समझ होनी चाहिए। और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो मैं रिव्यू करता हूं। हालांकि मैं नॉर्मली फोर्स नहीं करता कि आप ओवरऑल पोर्टफोलियो रिव्यू करवाओ, क्योंकि नॉर्मली कई लोग आप में से स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रिव्यू करवाते हैं या म्यूचुअल फंड का रिव्यू करवाते हैं कि कौन सा स्टॉक्स रखना है, कौन से म्यूचुअल फंड रखने हैं। मगर कायदे से तो आपका पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो रिव्यू होना चाहिए, जिसमें ओवरऑल पोर्टफोलियो में जिसमें रियल एस्टेट, गोल्ड वगैरह सबका कितना मार्केट में एक्सपोजर है, और उसका पर्सपेक्टिव से आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का क्या शार्प रेशियो है, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या बीटा है, क्या ट्रेनर रेशियो है। और फिर उसके बाद विद इन स्टॉक्स, जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ स्टॉक्स के रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ, तो विद इन स्टॉक्स आप देख सकते हैं कि हमारे जैसे 4 तरह के पोर्टफोलियो हम बनाते हैं। स्टॉक, वेल्थ है, चर्निंग है, स्विंग है, सिप है। और हर एक का शार्प रेशियो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, बीटा देखो, ट्रेनर रेशियो देखो, वो पूरा मेंटेन रहता है। एंड ये जैसे लास्ट एडिटेड जस्ट ये जो 29 जनवरी जो वीकेंड गया उसमें हमने पूरा इसको मैंने बनाया। और ये हर वीकेंड में रिव्यू करता हूँ, ताकि हर वीकेंड पता हो कि हाँ भैया अब यहाँ से अब अगले हफ्ते कौन कौन से स्टॉक्स एक्शनेबल में होंगे, मार्केट का क्या लगता है। और आप देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के स्टॉक्स की जो होल्डिंग्स हैं वो हाइड कर दी हैं, ए बी कॉलम आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि कितना हमने एक्सपोजर लिया, 1/60 है, 1/30 है, जो आपको पता ही है। और साथ में फिर प्राइमरी ट्रेंड क्या है, और प्राइमरी ट्रेंड में हमने टेक्निकल एनालिसिस भी देखा, प्राइस एक्शन भी देखा। यानी कि ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड क्या चल रहा है, बाय चल रहा है, सेल चल रहा है, ये आप सीखेंगे धीरे धीरे करके। आप जो बैच 3 वाले हैं सीखेंगे, बैच 4 वाले हैं सीखेंगे, बैच 5 वाले तो अभी खैर उनकी जर्नी अभी शुरू हुई है, तो बैच 1 बैच 2 जैसे ये सीख चुके हैं। सेकेंडरी ट्रेंड है, जैसे सेकेंडरी ट्रेंड उसके विद इन ट्रेंड होता है, यानी प्राइमरी ट्रेंड के अंदर का ट्रेंड। फिर उसके फर्दर उनके विद इन माइनर ट्रेंड क्या है, यानी कि माइनर ट्रेंड के अंदर यानी कि हम और निटिग्रिटीज में जाते हैं। फिर वो जो अक्रंस पीरियड है उसका टेक्निकल एनालिसिस के साथ क्या पेशकश है, यानी कि जो आप में से जिन्होंने हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, तो आई एम श्योर वो टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन को जो ये हम पोर्टफोलियो एजुकेशन में सीख रहे हैं उसको आप कनेक्ट कर पाएंगे। और फिर ओवरऑल घर किसमें, यानी कि ओवरऑल हाउस क्या है, बियर हाउस में बैठा हुआ है, बुल हाउस में बैठा हुआ है, जो कि ये भी आप धीरे धीरे करके सीखेंगे। एंड फिर वीकली के टाइम फ्रेम में बाइंग आ रही है, साफ सुथरा मतलब ये है कि वाइल जो फंडामेंटल स्टॉक्स बहुत बढ़िया है हमारे, हिंदुस्तान डूबे तो वो शेयर्स डूबे, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन्हीं शेयर्स में ही एक्सपोजर लें। जो कि मैंने जैसे बताया कि जो 3 दिग्गज हैं, या जो हिंदुस्तान के जितने भी दिग्गज फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, या जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स हैं, उनके पास भी वही स्टॉक्स हैं घूम फिर के। अगर हम लार्ज कैप की बात करें, जो हम भी उसी में एक्सपोजर लेते हैं कि हिंदुस्तान डूबे तो शेयर्स डूबे। मगर अबव दैट कि फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा हम ये भी देखते हैं कि कौन से प्राइस पे खरीदना है, और उसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, साथ में प्राइस एक्शन भी करते हैं, ताकि हमारी खरीद सस्ती हो, हमारा एवरेजिंग सस्ता हो, हमारा सिप जो स्टॉक्स का है वो और बढ़िया हो, और राइट टाइम पे निकल जाए।
और ये पॉसिबिलिटी तभी होती है जब हम फर्दर नॉलेज लेते हैं, स्पेशली टेक्निकल और साथ में प्राइस एक्शन, जिसको हम कंबाइन करते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो एजुकेशन में। इनफैक्ट देखा जाए तो जितने म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, हालांकि उनके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, मगर उनको भी पता है कि कुछ कुछ शेयर्स में जब ट्रेंड खत्म हो जाता है ना, तो वो उन शेयर्स को बेच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिकल प्रेशर है, कॉर्पोरेट का प्रेशर है, एकदम से फोन आ जाएगा जैसे ही वो किसी बड़े आदमी का शेयर बेचेंगे। मगर अपने ऊपर तो कोई प्रेशर ही नहीं है। हमें पता है कि जैसे कि से फॉर एग्जांपल कोई शेयर्स ट्रेंड में नहीं चल रहे हैं, तो ट्रेंड में नहीं चल रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान डूबे और वो शेयर्स डूबे, हमें पता है फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर, मगर ट्रेंड में नहीं है तो भैया बेचो, क्या करना उनको रख के। जिसके ऊपर मैंने कई बार एग्जांपल्स भी दिए हैं, मतलब बार बार ही देता रहूंगा। आप देखो बजाज ऑटो को ट्रेंड में नहीं है, बजाज एचडीएफसी बैंक को ट्रेंड में नहीं है, एचडीएफसी को लिमिटेड को ट्रेंड में नहीं है। ऐसे कई शेयर्स हैं जो पिछले 1-1.5 साल से ट्रेंड में नहीं है, और ये हर बार होता है। 20-21 के एक्सेप्शन को छोड़ दो और 2004 से 2008 के एक्सेप्शन को छोड़ दो, जिसके ऊपर मैंने बार बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और उसके ऊपर सेपरेटली हमने कई बार बातें भी करी और वीडियोस भी अपलोडेड है यूट्यूब पे, वो आप दोबारा देख लेना। मगर पोर्टफोलियो एजुकेशन में हम ये जो इकट्ठे सीख रहे हैं ना, इसका पर्पस ये है कि हम ये सीख के राइट लेवल्स पे हिंदुस्तान डूबे तो वो शेयर्स के ऊपर एक्सपोजर लें, मगर अपने हिसाब से। यानी कि हमारे पास रॉबस्ट शेयर्स हों, मगर जब उनका ट्रेंड खत्म हो जाए तो हम निकल लें, प्रॉफिट बुक कर लें, फिर दोबारा उनको खरीद लेंगे नीचे, जो कि हम कई बार करते ही आए हैं। कितनी बार हमने टाटा स्टील की जर्नी खाई है, कितनी बार हमने बालकृष्णा इंडस्ट्रीज की जर्नी खाई है, और आप देखो घूम फिर के 1-1.5 साल के बाद बालकृष्णा वहीं पे आ गया जहां पे 1-1.5 साल पहले था। तो सोचो हमने 3-4 बार उसकी जर्नी खाई। टाटा स्टील देखो, हमने 2-3 बार उसकी जर्नी खाई। तो यानी कि बार बार जर्नी खाने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और साथ में प्रॉपर वे में हम उसको राइट लेवल पे, सस्ते लेवल पे खरीद भी सकते हैं, और राइट लेवल पे सही लेवल का इंतजार करके हम एवरेज कर सकते हैं। ये नहीं कि जब मुंह उठाया एवरेज कर लिया, जब मुंह उठाया खरीद लिया। तो अल्टीमेटली ये चीज हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप इस शीट से आपको ये चीज समझ आ रही होगी। मैं शीट जो स्क्रीन शेयरिंग है बंद कर रहा हूँ। मतलब ऐसी ऐसी कई और चीजें हैं जो लेवल वाइज लेवल इतना एनालिसिस करने के बाद हम जाके फिर घुसते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें मेरी और आपकी जो इंटैक्ट है ना, ये तभी आपको समझ आएगा अगर आप एजुकेशन साथ में करते रहेंगे। सिर्फ शेयर्स का इंतजार मत कीजिए, यार शेयर बताना, चर्निंग में कोई कॉल नहीं आई, वेल्थ में कोई कॉल नहीं आई, एवरेज नहीं किया, एवरेज कर लें क्या? जो प्रॉफिटेबिलिटी और जो रिटर्न है ना, जो 20-21 की मार्केट की थी ना, वो भूल जाओ, प्लीज भूल जाओ, उसको इरेज कर दो मेमोरी से। हो गया उसका 20-21। अब जो होगा रिस्क मैनेजमेंट होगा। कौन अपने रिस्क के मैनेजमेंट को मैनेज कर सकता है, बचा सकता है? आज बचने का समय है, क्योंकि आज मार्केट भाई साहब तलवार लेके निकली हुई है काटने के लिए। और जो लोग नेकेड खेल रहे हैं, जो टीवी देख के खेल रहे हैं, यूट्यूब करके खेल रहे हैं, किसी के कहे सुने पे खेल रहे हैं, ये सब कटेंगे। ये कटेंगे तो ही तो मार्केट बढ़ेगी। और हम प्रोटेक्शन में तभी रह सकते हैं जब आपकी आंखें खुली होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी एजुकेशन नहीं होगी, अगर आप ये वीकेंड पे थोड़ी सी स्टडी नहीं करेंगे, तो आपको कोई आदमी ज्ञान देने आएगा और कहेगा सर कमाल है, आप मार्केट में नहीं लगा रहे, आप ये म्यूचुअल में नहीं लगा रहे, इसने तो सर म्यूचुअल में 40% रिटर्न दिया, 50% दिया। फिर एक और आदमी आ जाएगा, वो कहेगा मैं 30 साल से कर रहा हूं, वो आपको लेके चले जाएगा। जैसे आप जाओगे फंसोगे। एंड ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, जो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे आपकी स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। इतनी बड़ी जर्नी पे ले जाने के लिए बेसिक आपके इसलिए ग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। बचपन में 2+2 3+3 कितनी बार पढ़ाया जाता, तब जाके आगे जाके मैथ्स इजी होता था ना। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, मार्केट जब चाहती है ना कि आदमी एग्जिट हो, तो मोस्ट ऑफ द लोग एग्जिट हो जाते हैं। आई एम श्योर जो लोग पुराने उनको समझ आ गया होगा। या अभी पिछले 2-3 जो पहले जो त्राही माम हुआ, वो क्यों हुआ? लोगों को निकालने के लिए आई मार्केट। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आप ये सोच रहे हो कि कंफर्मेशन आ गया निफ्टी तो भाई अब तो ऊपर ना। मैं इसलिए आज बता रहा हूं आपको सारों को कि अगले 5-6 महीने जब तक यूएस की टेपरिंग चलेगी, वॉलेटाइल रहेगी। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेंगे, वॉलेटाइल रहेंगे। हाँ, इनमें से कुछ शेयर्स कंफर्मेशन आएंगे, कुछ शेयर्स हमने खरीदे भी हैं जिन्होंने कंफर्मेशन दी,
कुछ शेयर्स हमने कंफर्मेशन के लिए खरीदे, कुछ शेयर्स हमने इसलिए खरीदे ताकि उनको एवरेज करके एग्जिट करेंगे, मगर फंडामेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, मगर यार अपने को नहीं पसंद अभी क्योंकि उनका ट्रेंड खराब है। मगर यही जो फंडामेंटल जो बोलते हैं और टीवी पे आते हैं वो उसको लॉन्ग टर्म रखेंगे, अपने को नहीं रखना। आप चेक करो, एचडीएफसी बैंक पिछले 1-1.5 साल से रिटर्न नहीं दे रहा है, बजाज ऑटो पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं दे रहा है, 1-1.5 साल से। वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर, हाँ फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर, मगर पेन दे रहा है। गुजरात गैस सोचो 6 महीने तंग कर दिया, मगर हमने एवरेज नहीं किया, हमने ना भैया हम एक्सपोजर नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट मेरे को पता है ना, इस मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग चाहिए। जो रिस्क मैनेजमेंट को अगले 6 महीने झेल गया एजुकेशन के साथ, बस फिर कमाने का टाइम आएगा। तो आज अगर आप बोलो यार कमाना है, जल्दी कमाना है, बिना एजुकेशन का कमाना है, कौन सा शेयर लूं, एवरेज कर लूं क्या, गुड टाइम टू बाय, ये 5-6 महीने काश आप ऐसी चीजें पूछ लो कि मैंने ये स्टडी करी, इसकी जर्नी यहां आई, क्या मैं सही समझ रहा हूं, बस ये मजा आएगा। या यहां से इसने जर्नी यहां पे कंप्लीट नहीं करी, फेलियर हो गया क्या, इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये मजा आएगा। नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स अगर आप ये कर लो तो रिस्क मैनेजमेंट तो मैं मैनेज कर लूंगा, क्योंकि जब आप मेरे को बार-बार पूछोगे ना एवरेज कर लो, खरीद लूं, तो मैं टेंशन में आ जाता हूं। मैं टेंशन मार्केट के कारण नहीं आता। शितुल भाई कंफर्म, जब वो मार्केट क्रैश कर रही थी मैं क्या कर रहा था, आपका फोन आया मेरे को, मैं क्या कर रहा था? रिपीट अगेन सर। जब उस दिन आपका फोन आया, जब मार्केट त्राहिमाम क्रैश कर रही थी अभी 3-4 दिन पहले, तो मैं क्या कर रहा था तब जब आपने मेरे को फोन किया? You were studying to see which ones. नहीं, उससे पहले, वो तो मैं आपके लिए आया ना, जब आपने कहा यार वो फोन पे एक मिनट आना जरा, उससे पहले मैं क्या कर रहा था? मैंने वो कहा ना मैं कहां पे। अच्छा, you were in the this one. धूप में you were just धूप, विटामिन डी ले रहा था धूप में। You were relaxed, yeah. रिलैक्स, मतलब मार्केट वर्ल्ड की क्रैश कर रही है, हिंदुस्तान की क्रैश कर रही है, मैं ये कर रहा हूँ धूप सेक रहा हूँ। Yeah. क्यों? क्योंकि यार अपने को समझ है ना, रिस्क मैनेजमेंट में बैठे हुए। मगर जब लोग कहेंगे शेयर खरीद लूं, कौन सा खरीदूं, एवरेज कर लूं, तो मैं टेंशन में आ जाता हूं। लर्निंग की बात करो इस टाइम पे, पोर्टफोलियो को हम सारे ही डेवलप करेंगे, हम सारे ही पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, मगर मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट क्या है कि लर्निंग के साथ करोगे तो ये 5-6 महीने जो टफ है ना, ये अच्छे निकल जाएंगे। क्योंकि ये 5-6 महीने में धीरे धीरे करके आज एक शेयर आएगा जो कहेगा कंफर्म, उसको खरीदेंगे, फिर एक और आएगा कंफर्म, उसको खरीदेंगे, एक एक करके कलियां उभरेंगी, एक एक करके उस कली को हम अपने पोर्टफोलियो में लेंगे। जैसे अभी 2-3 कलियां आई, हमने खरीदा उनको, आपने देखा है, अभी धीरे धीरे करके और कलियां उभरेंगी आने वाले 4-5 दिनों में, फिर 8-10 दिनों में, फिर ऐसे ऐसे। तो धीरे करके हम ये पोर्टफोलियो को डेवलप ही करेंगे, मगर जल्दबाजी नहीं करेंगे। आई होप आई कुड explain what I wanted to